हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में मुगल साम्राज्य को चुनौती देने वाले जो भी वीर योद्धा थे, जैसे कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन लोगों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, ठीक है। तब भारत में अंग्रेज कैसे शक्तिशाली बन गए, क्योंकि मुगल सत्ता के बाद तो अंग्रेजों का ही आगमन हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन और अंग्रेजी सत्ता की स्थापना। दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या अंग्रेज शुरुआत से ही भारत पर शासन करने आए थे? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अंग्रेज सबसे पहले भारत में व्यापारी बनकर आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने व्यापार से राजनीति और राजनीति से शासन तक का सफर किया। तो इस वीडियो में हम लोग इसी सफर को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो कम समय के लिए रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अंग्रेज भारत क्यों आए थे। दोस्तों, 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। भारत के मसाले, रेशमी कपड़े, सूती वस्त्र, नील और अन्य वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी। इसी व्यापार से लाभ कमाने के लिए अंग्रेज भारत आना चाहते थे। तो ये तो क्लियर हो गया कि अंग्रेज भारत क्यों आए थे, क्योंकि वो व्यापार करना चाहते थे और लाभ कमाना चाहते थे। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी, उस समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने एक व्यापारिक संस्था को भारत से व्यापार करने की अनुमति दे दी। उस संस्था का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय कंपनी का उद्देश्य केवल और केवल व्यापार करना ही था। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, व्यापार करने के लिए भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। तो भारत में अंग्रेजों का पहला आगमन 1608 ईस्वी में हुआ। चूंकि 1600 में कंपनी को परमिशन मिल गई थी रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, उसके बाद उनके एक अधिकारी 1608 ईस्वी में भारत आए, जिनका नाम था विलियम हॉकिंस। उस समय भारत के मुगल सम्राट जहांगीर थे, उनके दरबार में वो पहुंचे। उन्होंने भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। हालांकि उन्हें अनुमति तुरंत नहीं मिल गई, ऐसा कोई सफलता उन्हें तुरंत प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद सर थॉमस रो का आगमन हुआ। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। उन्होंने आकर मुगल सम्राट के साथ अच्छे संबंध बनाए। इस संबंध के बदौलत उन्होंने भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की व्यवस्था भी दी और कई प्रकार का सुविधा भी दिया। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। दोस्तों, जब उन्हें व्यापार करने की इजाजत मिल गई, तब उन्होंने कौन कौन सा व्यापारिक बस्ती बढ़ाया, उसके बारे में जानते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र बनाना शुरू किया। उन्होंने सूरत में, मद्रास में, बंबई जो आज का मुंबई है, और कलकत्ता जो आज का कोलकाता है, वहां पर अपना अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। शुरुआत में वह केवल व्यापारिक केंद्र थे, लेकिन बाद में उन्होंने किला और सैनिक ठिकानों में भी बदल दिया। चूंकि वो शुरुआत तो व्यापार की दृष्टि से आए थे, लेकिन हमारी परिस्थिति को देखते हुए वो अपने व्यापारिक केंद्र को किला बनाने लग गए, वहां पर सैनिकों की तैनाती करने लग गए। उसके बाद मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लग गया। कारण यह था कि उत्तराधिकारी में युद्ध, जो भी मुगल के उत्तराधिकारी थे वो आपस में युद्ध करने लग गए कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए। प्रांतीय शासकों की स्वतंत्रता, जो भी उनके अधीन था, छोटे बड़े राज्य जो कि भारत के शासक थे, मुगल के नहीं, वो मुगल से छुटकारा पाना चाहते थे, तो वो भी लगातार मुगल पर आक्रमण कर रहे थे, जिससे मुगल सत्ता कमजोर होती गई। उसके बाद मराठों का उदय। महाराष्ट्र से मराठों का उदय हुआ, जो कि अंग्रेजों को हो या फिर मुगल को बहुत बुरी तरीके से पछाड़ा। तो उस हिसाब से भी मुगल सत्ता कमजोर होती चली गई। सिखों का उदय हुआ और जाट और राजपूतों का विद्रोह हुआ। अब भारत में कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं बची। अंग्रेजों ने इसी स्थिति का फायदा उठाना चाहा, और इस स्थिति के कारण उन्होंने धीरे धीरे लोगों पर, भारत के शासकों पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद अंग्रेज ने अलग अलग तरीके की नीति लाई, जैसे कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेज समझ गए थे कि भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ है, इन लोगों में कोई भी एकता नहीं है और कोई प्रमुख नहीं है। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच मतभेद का लाभ उठाना शुरू कर दिया। मतलब कि एक दूसरे राजाओं को एक दूसरे से लड़वाना शुरू कर दिया, उसका बुराई करके तो वो उसका बुराई करके, एक राजा के साथ देकर दूसरे राजा को हरवा देता था। फिर धीरे धीरे दोनों पर नियंत्रण करने लग गया। फूट डालो और राज करो की नीति में सबसे पहला इसका
चाल क्या था कि पहले दोनों राजाओं को भड़काओ, उसके बाद हरवाओ, मतलब इससे उसको हरवाओ, उसके बाद नियंत्रण कर लो, जो हार गया उसके तरफ भी अपना आदमी भेज दो, जो जीता उसके तरफ भी भेज दो। ऐसे करके ये लोग फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने लग गई। उसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया। उस समय बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। अंग्रेजों ने यहां अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला और अंग्रेज, बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे, अंग्रेज की गतिविधियों से नाराज थे। उन्होंने अंग्रेजों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की नीतियों से बहुत ज़्यादा नाराज थे तो इस नाराजगी को युद्ध में बदल दिया गया। तो युद्ध कौन सा हुआ? पलासी का युद्ध। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ। यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। युद्ध जो है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अंग्रेजों का नेता रॉबर्ट क्लाइव था उस समय। परिणाम यह रहा कि सिराजुद्दौला हार गए। अंग्रेजों को बंगाल में बड़ी शक्ति मिल गई। यहीं से अंग्रेजी शासन का वास्तविक शुरुआत माना जाता है। मतलब अगर कहा जाए कि अंग्रेजों द्वारा भारत पे शासन करने का पहला शुरुआत कब हुआ तो वो पलासी के युद्ध के बाद हुआ, यानी कि 1757 के बाद, सिराजुद्दौला को हराने के बाद। मीर जाफर की गद्दारी। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से गुप्त समझौता कर लिया था। युद्ध के समय मीर जाफर ने नवाब का साथ नहीं दिया। दोस्तों, इस युद्ध में कई बार एग्जाम में जब कोई डीप लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेज के विजय का क्या कारण रहा या फिर सिराजुद्दौला के हार का क्या कारण रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उनके साथ अंग्रेजों ने गुप्त समझौता कर लिया था, चाहे जो भी कारण हो। तो इस वजह से युद्ध के समय मीर जाफर ने नवाब का साथ नहीं दिया, जिससे कि नवाब युद्ध हार गए और अंग्रेजों को पूरे भारत पे कंट्रोल करने का एक मौका मिल गया। आइए अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। उसके बाद एक और युद्ध हुआ। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज और मजबूत हो गए, लेकिन बंगाल के कुछ शासकों ने उनका विरोध जारी रखा। तो उसके बाद एक और नए युद्ध का जन्म हुआ, जिसे हम लोग बक्सर का युद्ध जानते हैं, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इसका परिणाम यह रहा कि इसमें भी अंग्रेज विजयी हुए। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उनका प्रभाव लगभग स्थापित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में सबसे बड़ी शक्ति बन गई। बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता की नींव मजबूत कर ली। बक्सर के युद्ध के बाद भारत में बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर अंग्रेजों का सीधा सीधा शासन स्थापित हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण कैसे बढ़ाया। अंग्रेज केवल युद्ध नहीं जीते, उन्होंने कई नीतियां अपनाई। प्रमुख गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड वेलेजली, जो कि 1798 से 1805 के बीच, और लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 के बीच थे। देखिए वो लोग क्या क्या किए। सबसे पहले सहायक संधि। इस नीति को लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था, जो कि 1758 से 1805 के बीच प्रमुख गवर्नर जनरल थे। इसके अनुसार भारतीय राजा अंग्रेजी सेना रखेंगे और उसका खर्च भी उन्हें ही देना पड़ेगा, बदले में अंग्रेज सुरक्षा देंगे। धीरे धीरे राजा अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। दोस्तों ये कैसे काम करती थी, देखिए। सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था, इसके अनुसार भारतीय जो भी राजा हैं उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना को रखना होगा और उसका खर्चा भी राजा को ही देना होगा। चूंकि मान लीजिए कोई भी, अब तो अंग्रेज का काम है कि एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा देना और दोनों के पास अपनी ही सेना रखना, ताकि राजा का सारा भेद जान सके और राजा को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। इससे होगा क्या कि हर राजा पे उसका नियंत्रण होगा। ये हुआ। यह नीति कैसे काम की? भारतीय राजा अंग्रेजी सेना रखेंगे और खर्च भी देंगे, अंग्रेज उन्हें सुरक्षा देगी। राजा अंग्रेज पर निर्भर हो गए, सुरक्षा के नाम पर उसको अपना पूरा कठपुतली बना लिया। और दूसरा था हड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। इस नीति के अनुसार कि यदि कोई राजा
का सगा उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। जैसे मान लीजिए कि कहीं का कोई राजा हो तो उसका उत्तराधिकारी उसके वंश का ही होना चाहिए, मतलब ऐसे किसी को भी सत्ता नहीं सौंप दिया जाए, या सेनापति या फिर कोई भी और मंत्री अधिकारी, उसको नहीं। अगर कोई राजा है तो उसका कोई पुत्र है तो उसे ही सत्ता मिले, और अगर वो नहीं है तो वो उसके बाद वो राज्य अंग्रेज को देना होता था, नहीं तो अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेते थे। इस नीति के तहत हड़प के कुछ प्रमुख राज्य थे सतारा, झांसी, नागपुर, संभलपुर। ये नागपुर ही है, सॉरी झांसी ही था, जहां से कि झांसी की रानी इसी नीति के वजह से उन्होंने 1857 की क्रांति में अहम योगदान निभाया। अब देखिए आगे कैसे कैसे इसकी सत्ता आगे बढ़ी, जानते हैं बारी बारी से। दोस्तों अब जानते हैं किन किन भारतीय शक्तियों ने से अंग्रेज का संघर्ष हुआ। अंग्रेज केवल युद्ध नहीं जीते, उन्होंने कई राजनीति नीतियां अपनाई। पहला, मराठा। अंग्रेज और मराठा के बीच कई युद्ध हुए, अंततः मराठा शक्ति कमजोर हो गई। दूसरा है मैसूर। हैदर अली, उन्होंने अंग्रेज का कड़ा विरोध किया। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे बड़े विरोधी में से एक थे, उन्होंने अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े। सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य में महाराजा रंजीत सिंह के बाद अवध अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य से भी युद्ध किया। दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह की सेना इतनी दमदार थी कि एक बार अंग्रेज अधिकारी भी कह दिए थे कि विश्व की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना महाराजा रंजीत सिंह की है, क्योंकि पहली तो वो खुद को बताते थे। उस समय के प्रमुख गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे, जो कि 1813 से 1823 ईस्वी तक रहे, और इन्होंने मराठा के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। दोस्तों अब जानते हैं अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था। अंग्रेजों की सफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे कि इनकी सेना बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियारों से लैस थी, मजबूत नौसेना थी, समुद्री मार्गों पर इनका बहुत बेहतरीन नियंत्रण था। भारतीय राज्यों की फूट। भारतीय शासक एकजुट नहीं थे, ये लोग आपस में ही लड़ते थे, इसी का फायदा अंग्रेज ने अपनाया। और कूटनीति। कूटनीति तो ये बहुत तरीके से चले, सहायक संधि के थ्रू, हड़प नीति के थ्रू, और मतलब बहुत तरीके का। अंग्रेज युद्ध के साथ साथ राजनीति में भी बहुत ज़्यादा माहिर थे। प्रमुख कूटनीति देखिए, लॉर्ड क्लाइव जो कि 1751 से लेकर के 1767 तक यहाँ पर वो गवर्नर जनरल के रूप में रहे, उन्होंने अंग्रेज के मवती, मार्सनिकरे, वार्ता, दोलिया, ये क्या है, सॉरी ये रहा, आइए आगे देखते हैं क्या क्या है। अंग्रेजी सत्ता की स्थापना। दोस्तों क्षेत्रीय विस्तार। इन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध के से शुरू होकर अगले साल लगभग 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। व्यापार से शासन। अब वे केवल व्यापारी नहीं रहे, वे भारत के वास्तविक शासक बन चुके थे। इसके बाद देखते हैं क्या है। दोस्तों आज की वीडियो का निष्कर्ष। दोस्तों एक शब्द में कहा जाए तो अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन मुगल साम्राज्य की कमजोरी, भारतीय राज्यों की आपस की फूट, अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालों के बल पर उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। दोस्तों महत्वपूर्ण कालक्रम इस वीडियो में जो भी आपको दिया गया याद रखने योग्य है ये कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई तो 1600 ईस्वी में हुई, और इसकी मंजूरी किसने दिया तो उस समय की ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। ठीक है। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आए जहांगीर के दरबार में, लेकिन उन्हें उस समय सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार आए, उन्होंने मुगल साम्राज्य से अच्छे संबंध बनाए, जिस वजह से उन्हें व्यापार में बहुत ज़्यादा सुविधा मिली। उसके बाद 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार आया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिस वजह से उसके बाद आपस में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ना, और भारत के जो भी छोटे बड़े राज्य के शासक हैं वो मुगल पर और आपस में एक दूसरे पर हमला करते थे, जिस वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और अंग्रेज इसका फायदा उठाने लग गए। और फिर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि बंगाल के शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के नेता थे। मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापति थे, जो कि
1757 के पलासी युद्ध में गद्दारी किए, जिस वजह से अंग्रेजी सत्ता जीत गई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था और हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये था भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित होने का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।